चलिए तो फटाफट से एक बार कल की क्लास का रिकैप ले लेते हैं। कल अपन ने कार्बन प्रतिरोध पढ़े थे, पढ़ा था, वैसे और भी टॉपिक थे, है ना। उस पहले अपन ने प्रतिरोधकता पढ़ी थी, चालक, कुचालक और अर्धचालक की। उसके बाद अपन ने जो है पदार्थ दो प्रकार के पढ़े थे, एक ओमीय पदार्थ पढ़ा था, एक अनोमीय पदार्थ पढ़ा था। ओमीय पदार्थ जो ओम के नियम की पालना करते हैं, लगभग सभी चालक पदार्थ निम्न ताप पर ओम के नियम की पालना करते हैं। बाकी अनोमीय पदार्थ वो होते हैं जो ओम के नियम की पालना नहीं करते, यानी जिसमें वोल्टेज बढ़ाने से धारा जो है उस अनुपात में नहीं बढ़ती, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। चालक जैसे जैसे उच्च ताप पर जाते हैं वैसे वैसे उनमें टक्करों की संख्या बढ़ती है, उसके हिसाब से जब अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती। तो उच्च तापमान पर चालक ओम के नियम की पालना नहीं करते। इसके अलावा डायोड, टॉर्च बर्न, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघट्य और गैलियम आर्सेनिक ऐसे कुछ एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे जो कि अनोमीय पदार्थों के उदाहरण होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो, दो अनोमीय पदार्थों के उदाहरण लिख लिए तो आसान आसान याद रख लो। डायोड याद रख लो, विद्युत अपघट्य याद रख लो, टॉर्च बल्ब याद रख लो, ठीक है ना, उच्च तापमान पर चालक याद रख लो, गैलियम आर्सेनिक याद कर लो, कोई भी याद कर लो। इसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमने पढ़े थे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास वायर वुंड रेजिस्टेंस, जिसको अपन बोलते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध, जिनका आकार काफी बड़ा होता है, जैसे परिवर्ती प्रतिरोध जो हम लैब में यूज करते हैं वो, जिसमें हमारे पास एक बेलन होता है और उस बेलन के ऊपर अपन नाइक्रोम या ऐसी कोई तार जिसकी प्रतिरोधकता काफी उच्च होती है उसको लपेट देते हैं, तो वो हमारा तार आबद्ध प्रतिरोध हो जाता है। तार आबद्ध प्रतिरोध के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ हानियां होती है। पहला ही साइज में काफी बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनसे उच्च प्रतिरोध प्राप्त करना संभव नहीं होता है, भारी होते हैं। और चौथी चीज, ये काफी महंगे होते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने एक दूसरा प्रतिरोध इजाद किया जिसको हम बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध कार्बन से बने हुए होते हैं, कार्बन की लुगदी बनाई जाती है और उसको तार पे लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध आपका बन जाता है। और कार्बन प्रतिरोध जो होता है, इसकी अच्छी बात यह कि बहुत हल्के होते हैं, साइज में काफी चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। इसके अलावा इनसे उच्च प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था बच्चों कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग में मैंने आपको एक छोटा सा वो बताया था, मैंने आपको बताया था बी रॉय, ग्रेट ब्रिटिशियन, वेरी गुड वाइफ, ये मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी, ठीक है ना, जिसमें बी का मतलब ब्लैक, फिर ब्राउन, आर का मतलब होता है रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, रॉय के बाद जी, बी रॉय, ग्रेट का हो जाएगा ग्रीन, बी का मतलब हो जाएगा ब्लू, वी का मतलब वॉयलेट, जी का मतलब ग्रे और लास्ट में डब्ल्यू का मतलब व्हाइट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कभी भी हम कार्बन प्रतिरोध की कलर कोडिंग करते हैं, मतलब हमारे पास जो रेसिस्टेंस होता है उसकी कलर कोडिंग में पहले वाले जो दो कलर होते हैं वो दो अंकों को दर्शाते हैं। इसके बाद वाला अंक जो होता है वो डिजिट मतलब पावर को बताता है, 10 की घात में क्या लगाना है। और लास्ट में टॉलरेंस होती है, असह्यता होती है, वो तीन ही कलर से डिसाइड होती है। या तो उसका कलर गोल्डन होगा, सुनहरा, या तो सिल्वर होगा, चांदी जैसा कलर होगा, और चौथा कोई सॉरी तीसरा कोई कलर ही नहीं होगा। तो गोल्डन कलर के लिए 5% का टॉलरेंस अपन ने पढ़ा था, 5% की सह्यता होती है इनकी। फिर सिल्वर के अंदर 10% होती है सह्यता का, मतलब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। और कलरलेस के अंदर 20% की सह्यता होती है, ये अपन ने कल की कक्षा में पढ़ा था। फटाफट से आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लेते हैं, उत्तर आप बता दीजिए। एक कार्बन प्रतिरोध है जिस पर 4 स्ट्रिप है, जो पहला कलर है हमारे पास वो मान लीजिए आपको मैंने दिया है ऑरेंज कलर का है, पहला कलर यानी नारंगी कलर। नारंगी के बाद जो दूसरी स्ट्रिप है बच्चों व्हाइट कलर की है, यानी सफेद कलर की है। तीसरी जो स्ट्रिप है बच्चों वो रेड कलर की है, मतलब लाल कलर की है। और चौथे नंबर पे सिल्वर कलर की कोटिंग की है, यानी चांदी सा कलर है। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका प्रतिरोध कितना होगा, जल्दी से बताइए। यार मैंने बोला था स्टार्टिंग 0 से करनी, क्या कर रहे हो तुम? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहला कलर है नारंगी कलर, नारंगी का मतलब ऑरेंज कलर। ऑरेंज के लिए 3 वैल्यू लेते हैं, फिर सफेद के लिए अपन 9 लेते हैं तो 39 तो आएगा, गुणा 10 की घात। लाल कलर के लिए हमारे पास होता है 2, तो 10 की घात हो गया 2। और सिल्वर कलर के लिए ±10% का टॉलरेंस। सब कुछ तो बोर्ड पे लिखा हुआ था, फिर भी गलत बोल रहे हो। ये इसके प्रतिरोध का मान है, ठीक है ना। बहुत आसान सा प्रश्न आता है इस पर। अच्छा, राजस्थान बोर्ड ने एक बार इसके ऊपर प्रश्न दिया और हंसने वाली बात बताऊं क्या थी भाई साहब, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कलर दिए 2। एक कलर दिया उन्होंने रेड, दूसरा कलर भी दिया रेड, और तीसरा कलर कोई और दिया था मुझे याद नहीं है, और चौथा उन्होंने गोल्डन कलर दिया था। तो रेड कलर पहला कलर लाल दिया,
दूसरा कलर भी लाल दिया, तीसरा मुझे टू बी ऑनेस्ट याद नहीं है तो मैं उसको नीला बोल देता हूँ अभी, और लास्ट उन्होंने दिया था सुनहरा कलर। बताओ क्या दिया उन्होंने, बोला इसका मान है, लाल कलर के लिए क्या होती है डिजिट, लाल कलर के लिए डिजिट होती है 2, तो उन्होंने लिखा 2, फिर फिल इन द ब्लैंक्स बनाया गुणा, नीले कलर के लिए क्या होती है 10 की घात 6 प्लस माइनस 5%। ऐसा क्वेश्चन दिया था 1 नंबर में, बोले लॉक करो। ऐसा कलर, ऐसा क्वेश्चन दिया, ऐसे फर्जी लोग हैं। मतलब भाई मुझे पता है लाल कलर उन्होंने पहले लिख के दे दिया कि डिजिट जो होगी ना लाल कलर की वो 2 होगी, तो यार इसमें सोचना क्या, दूसरी डिजिट भी 2 ही कलर की होगी, बिना टेबल के बता दूं मैं तो, ठीक है ना। तो ये दिया था उन्होंने क्वेश्चन। क्लियर है? ओ बाप रे, तुम तो हिंदी उसका यूज कर रहे हो, एक भी उसमें लिख रहे हो। चलो आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रतिरोधों का संयोजन। संधारित्रों से जस्ट उल्टा होता है, मतलब संधारित्रों का जो केस अपन ने श्रेणी क्रम के लिए पढ़ा था, यहाँ पे वो समांतर क्रम के लिए होगा। संधारित्रों का जो समांतर क्रम का केस था वो यहाँ पे श्रेणी क्रम में यूज होगा। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले आज प्रतिरोधों का संयोजन। तीन तरीके से हम प्रतिरोधों का संयोजन कर सकते हैं। पहला होता है बच्चों श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की जगह कॉन्जिनेशन कैसे कर रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट होता है बच्चों समांतर क्रम संयोजन, इसको अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड के लिए कोई डेरिवेशन नहीं होता, जो होता है हमारे पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम। ठीक है बच्चों, जो आपका श्रेणी क्रम होता है उसमें बच्चों धारा सब में समान होती है और विभवांतर सब में अलग अलग होता है। विभवांतर सब में अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। समांतर क्रम संयोजन में धारा सब में अलग अलग होती है और विभवांतर सब में समान होता है। अच्छा, इतना तो सबको समझ आता ही है कि हम समान जो संधारित्र सॉरी जो प्रतिरोध होता है उसका सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। तो इस तरीके से हम प्रतिरोधों को कनेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब धारा अंदर गुजरेगी, जब एंटर करेगी धारा, मान लो बहुत सारे लोगों को एक ही रोड से जाना है, चाहे वो रोड गंदा हो, टूटा हो, कैसा भी हो, साफ सुथरा हो, कुछ भी हो, अगर एक ही रोड है जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको वही रोड फॉलो करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए वो सब का सब जो करंट होता है वो सारे प्रतिरोध में सेम ही होता है। लेकिन क्योंकि करंट सब में सेम होता है, इसलिए सबके लिए वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हो जाता है, विभवांतर अलग अलग हो जाता है। तो श्रेणी क्रम के अंदर क्योंकि करंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सिर्फ एक रास्ते को फॉलो करने के अलावा, इसलिए श्रेणी क्रम में सब पे करंट समान होता है। लेकिन जब बात करता हूं मैं समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में बच्चों क्या होता है, जब करंट किसी पॉइंट पे पहुंचता है, मान लो क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, मान लो 10 लोगों का एक ग्रुप है, मान लो एक जगह पे पहुंचता है, वहां पे 3 रास्ते निकल रहे हैं, तो किसी की इच्छा होगी तो फर्स्ट से चला जाएगा, किसी की इच्छा होगी तो सेकंड से चला जाएगा, किसी की इच्छा होगी तो थर्ड से चला जाएगा। तो इसी तरीके से जब करंट इस नोड, इसको बोलते हैं नोड, जब दो से ज्यादा वायर एक से ज्यादा वायर किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं नोड। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नोड। तो करंट जब इस नोड पे पहुंचता है या जंक्शन पे पहुंचता है, तो करंट क्या हो जाता है, 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए समांतर क्रम के अंदर सबके अंदर करंट का मान अलग अलग होता है, विभवांतर का मान सब में सेम होता है। इसमें तीनों के अंदर वोल्टेज की वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है ना। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाना चाहता हूं, और आप मुझे डिसाइड करके बताओगे किसके अंदर धारा का मान या किसके अंदर धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। श्रेणी क्रम के अंदर धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, समांतर क्रम में धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ये आपको मुझे वो छोटा सा एनिमेशन देख के बताना है।
ये देखो, तो ये चलो इसमें तो खुला कम से कम। ओके, अब देखो बच्चों, ये एक रोड है, जिस रोड से जो है मतलब इसके ऊपर एक वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं सर इसको, क्या बोलते हैं, ऐसे लगता है ना उसमें बार बार बंद हो जाता है, क्या बोलते हैं सर इसको, बता दो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो, बाद में जाओ आप। चेक पोस्ट। हाँ, चेक पोस्ट है, ठीक है ना। तो टोल नाका जिसको आप बोल सकते हो, तो टोल नाका यहाँ पे लगा हुआ है, टोल नाके से एक एक गाड़ी जाती है, ठीक है। आप सबको पता है आजकल तो वो कोड है, ठीक है ना, ऊपर से वो लेजर लाइटों से कोड डिटेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसा डिटेक्ट हो जाता है। वैसे यहाँ पे मान लो टोल नाका है, अब यहाँ पे गाड़ियां जा रही है। अब आपको पता है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी करके एक 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 गाड़ियां जा रही है। अब मान लो मैंने एक और टोल नाका लगा दिया, अब आप खुद ऑब्जर्व करो, क्या पहले से ज्यादा समय लग रहा है, पहले से कम समय लग रहा है। तो आप इन गाड़ियों को इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हो, जो किसी चालक में से होकर के जाना चाहती है। अब यहां पर ये एक प्रतिरोध है, क्योंकि टोलना का जैसे सामने आ गया तो एक तरीके का प्रतिरोध उत्पन्न हो गया ना आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप आगे जाने से पहले आपको ऑब्वियसली से गुजर के जाना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, पहले एक टोल नाका था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी एक और टोल नाका आ गया, तो आपको क्या दिख रहा है कि पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में। लेकिन अगर मैं यहां पर पैरेलल के अंदर एक और टोल नाका लगा दूं, तो आपको क्या लग रहा है, पहले से गाड़ियां जल्दी जा पा रही हैं, पहले से कम जा पा रही है। मतलब इन लोगों ने सोचा यार एक टोल नाके से कुछ काम हो नहीं रहा है, एक काम करते दूसरा टोल नाका और लगा देते हैं, ताकि जो गाड़ियों का ट्रैफिक है ना वो कम हो जाए। तो इन्होंने एक और टोल नाका लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर ये अगर मैं सर्किट बनाऊं तो आपको समझ आएगा कि समांतर क्रम में हमने संधारित्रों को लगा रखा है, जहां पर एक करंट को दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो पहले रास्ते से चले जाए या तो दूसरे रास्ते से चले जाए, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं बच्चों श्रेणी क्रम के बारे में, तो श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है कि करंट के पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। जैसे अब ये गाड़ियां हैं, दो टोल नाके, तो भी इसको जाना ही पड़ेगा, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, आसपास सारे रास्ते बंद है, ठीक है। तो यहां पर आसपास क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, इसीलिए मजबूरी में बेचारे दो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इसी रास्ते से जाना पड़ रहा है। तो अब आप लोग मुझे सोच करके बताइए फटाफट से कि श्रेणी क्रम के अंदर क्या बोलते हैं, धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है या समांतर क्रम में, किसके केस में इलेक्ट्रॉन के लिए प्रतिरोध कम से कम होगा, बताइए। समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होगा या श्रेणी क्रम में? जिसमें प्रतिरोध कम होगा ऑब्वियसली बात है उसमें धारा का मान ज्यादा होगा, क्योंकि आर का आई के साथ संबंध जो होता है व्युत्क्रम होता है। जल्दी से बताओ। हाँ बेटा, डिलीट हुआ होगा, मैं कब मना कर रहा हूं। समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होगा, बहुत बढ़िया। समांतर क्रम के अंदर मैथ्स क्यों नहीं ले रहे, ले तो रहे निखिल सर, अभी तो 12th की क्लास ले रहे थे मेरे से पहले। चलिए ओके, तो इतनी बात सबको समझ आ रही होगी कि समांतर क्रम संयोजन में करंट के अंदर करंट इजीली पास होता है, प्रतिरोध का मान कम से कम होता है, लेकिन श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। तो इस चीज को प्रूफ भी कर देते हैं अपन कि समांतर क्रम के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान ज्यादा होगा, और श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध ज्यादा होता है और धारा का मान कम होता है। ये चीज पे अपन प्रूफ भी कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ ही गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, वरना इस एनिमेशन से थोड़ा आपको क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। ये तो भाई चलता ही नहीं अभी तक, अच्छा अपन उस पर चले गए। ओके चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन। श्रेणी क्रम संयोजन डेरिवेशन पूछने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि आप लोगों से डेरिवेशन पूछा जा चुका ऑलरेडी क्लास 10th में, है ना। प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम के संयोजन पे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए जरूर पूछा जाएगा संधारित्रों के संयोजन के लिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ले लेते हैं अपन तीन प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, लाइन टू लाइन जुड़ा हुआ है, पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसके बाद हमने जोड़ा इसके अंदर एक सेल या बैटरी, जो भी आप जोड़ना चाहो जोड़ देते हैं अपन। अब क्योंकि तीनों के अंदर करंट बराबर ही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सिर्फ एक ही एमीटर लगा दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि तीनों में करंट का मान समान ही है। क्योंकि तीनों के अंदर वोल्टेज अलग अलग है, इसलिए तीनों में वोल्टमीटर अलग अलग लगाना पड़ेगा। ये हमने इसमें एक वोल्टमीटर लगाया इसका वोल्टेज पता करने के लिए, इसमें एक वोल्टमीटर लगाया इसका वोल्टेज पता करने के लिए,
इसमें एक वोल्टमीटर लगाया इसका वोल्टेज पता करने के लिए, तीनों के अंदर अलग अलग वोल्टमीटर लगा दिया। इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है, मतलब तीनों का वोल्टेज सेपरेटली अलग अलग है। V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है। आई होप यहाँ तक सबको बात समझ आ गई होगी, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो V1 V2 V3 ये हमारे पास तीनों का वोल्टेज। अब ध्यान रखिए, हम यहाँ पे लगाने वाले ओम का नियम। आपने को करना क्या, हमको ये करना है कि तीनों प्रतिरोधों को एक कॉमन प्रतिरोध से रिप्लेस करना है, जैसे हम उसमें भी करते थे। तीनों प्रतिरोधों को एक कॉमन प्रतिरोध से रिप्लेस करना है। उसको आर क्या माने, आर श्रेणी मान लेते हैं, या आर तुल्य ही बोल दो, छोड़ो, उसको आर तुल्य बोल देते हैं, जिसका प्रतिरोध का मान अपने को नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान करने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास बैटरी मान लो 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट में से मान लो 5 वोल्ट इसने ले लिया, 3 वोल्ट इसने ले लिया और 2 वोल्ट इसने ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो 10 वोल्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, 5 + 3 + 2, यानी V किसके बराबर होना चाहिए, V1 + V2 + V3। तो हम एक ऐसा प्रतिरोध लेंगे जो कितना वोल्टेज ड्रॉप लेगा, कितना विभवांतर उत्पन्न करेगा V, और उसमें उतनी धारा प्रवाहित हो रही होगी जितनी इसमें हो रही है। मान लो इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें भी I धारा प्रवाहित होनी चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये लो कर लिया अपन ने, तो इसमें भी कितनी धारा प्रवाहित होनी चाहिए, आई धारा प्रवाहित होनी चाहिए। कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये विभवांतर का वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करेगा, ठीक है ना, V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगा। तो हम लिख देते हैं रामायण माना 3 प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी के साथ, V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, बैटरी के साथ जोड़ा जाता है ना। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है, मतलब टोटल करंट अपन I अज्यूम कर ली, धारा का मान I एवं R1 R2 R3 में विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है, ठीक है ना। तो तीनों के वोल्टेज आ गए, V1 V2 V3 आ गया, तीनों का प्रतिरोध R1 R2 R3 आ गया, और तीनों में करंट फ्लो रहा है, I कॉमन करंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अपने को क्या करना है, तीनों प्रतिरोधों को एक तुल्य प्रतिरोध से रिप्लेस करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं पहले वाले उसकी बात करता हूं, पहले तो ओम के नियम से V = किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो मैं पहले प्रतिरोध के बारे में बात करता हूं, मतलब मैं R1 के बारे में बात करता हूं। तो R1 के लिए ओके, तो R1 के लिए बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला अपन लगाएंगे, V1 = IR1। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारे पास, क्योंकि इसके लिए वोल्टेज IR1 होगा, क्यों, क्योंकि करंट तो I है और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V1 = IR2। ऐसे ही सॉरी IR1, ऐसे R2 के लिए V2 = IR2, ऐसे V3 के लिए सॉरी R3 के लिए ये हमारे पास हो जाएगा V3 = IR3। इसको डालो समीकरण नंबर 3। तो तीनों प्रतिरोधों के लिए हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ I एंड R, I और R के रूप में आ गई है। अब अपने को इस तुल्य प्रतिरोध के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो इस तुल्य प्रतिरोध के लिए इक्वेशन क्या होगी, V = IR तुल्य, ये होगी इसके लिए समीकरण, ये इसकी समीकरण है, V = IR तुल्य, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब
भाई साहब जितने वोट की बैटरी लगाई थी वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जैसे मैंने आपको बोला 10 वोट की बैटरी, पहले ने 5 ले लिया, दूसरे ने 2 ले लिया, तीसरे ने 3 ले लिया, तो कुल मिला के अपन लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह मैं क्या लिखूंगा, पीछे लिखा है देखो IR तुल्य, तो ये लिख दिया अपन ने IR तुल्य। इस V1 को लिख दिया IR1, इसको लिख दिया IR2, इसको लिख दिया IR3। इसमें से देखो I कॉमन आ रहा है, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से आपका I कैंसिल हो गया, R तुल्य किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये केस संधारित्र में समांतर क्रम का आता था। तो एक कॉन्सेप्ट कोई भी याद रखना, जैसे अगर आप इसका याद रख रहे हो तो याद रखना कि संधारित्रों में प्रतिरोध का उल्टा होता है, या फिर आप संधारित्रों को याद करके आए हो तो ध्यान रखना प्रतिरोधों में जो संधारित्र है उसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि वहां पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हुआ करता था, और समांतर क्रम का C1 C2 C3 हुआ करता था, C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला ये आएगा और समांतर क्रम के लिए वही 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है ना। तो भाई कहीं ना कहीं आई होप सबको ये बात समझ आ गई होगी कि भाई यहाँ पर आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट तो याद रखना पड़ेगा, या तो आपको याद रखना पड़ेगा आपके संधारित्र वाला कॉन्सेप्ट, या तो फिर आपको इस प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एग्जाम में आप करोगे तो कंफ्यूजन उत्पन्न होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट, याद क्वेश्चन करते टाइम। ओके, जब हमारे पास n प्रतिरोध हो, अच्छा तो यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि जब हमारे समांतर क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोध होगा तो सारे प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे, जितने प्रतिरोध है उनको सीरीज में जोड़ देंगे। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, अगर हमारे पास n प्रतिरोध, तो n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उस केस में R तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेके Rn तक। ये लो हो गया। तो अगर हमारे पास श्रेणी क्रम का एक कॉन्सेप्ट होती आ जाएगा, अगर सारे प्रतिरोध सेम हो जाएं, यानी R1 R2 R3 सारे के सारे प्रतिरोध क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी सबका मान R R R R हो जाए, मूवी सुनी होगी आपने, तो उस केस में R तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, जैसे हम वहां पे पढ़ते थे R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम, n बार आ जाएगा यहाँ पे, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार जोड़ो तो 2 गुणा 10 कर सकते हैं, वैसे R प्लस R प्लस R प्लस R n बार लिखा हो तो उसको अपन nr लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये श्रेणी क्रम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये सब पढ़कर आए हो तुम 10th में। ठीक है, कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए, ये अभी भी फालतू बातें चली रही है। अब जो भी बोर्ड में आप देख लेना बस, है ना, पढ़ लो ना यार, कंपटीशन में तो आएगा ही ना। ये क्या बात हुई कि सर हमारे सिलेबस में नहीं है, क्या बोलते हैं, हमारे सिलेबस में है, ये है वो है, फालतू बातें क्यों करनी यार, अपने को पढ़ाई में ध्यान दो ना। कंपटीशन में तो आएगा ही। अरे भाई कम से कम तुम और किसी कंपटीशन में नहीं जाओ, जेई नीट में नहीं जाओ तो सीयूईटी का पेपर तो दोगे ना, बिना उसके तो कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा कॉलेज चाहिए तो सीयूईटी का पेपर तो देना पड़ेगा भाई। तुम अगर कम फीस में कहीं पढ़ना भी चाहते हो, तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चाहिए जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, बहुत ही कम फीस होती है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप उसमें भी जाना चाहते हो तो कम से कम तुम्हें सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा, और सीयूईटी के पेपर के अंदर कट ऑफ तुम्हें पास करनी पड़ेगी। वो कट ऑफ क्रॉस करने के लिए कम से कम 12 तो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि सीयूईटी के पेपर में सिर्फ 12 ही आती है, 11 तो आती नहीं है, पूरा सिलेबस 12 का है, तो बहुत आसान पेपर आएगा उसके अंदर, मतलब बोर्ड के लेवल के प्रश्न आएंगे। तो क्यों नहीं कर रहे हो उसके क्वेश्चंस, करो ना, उसकी तो प्रिपरेशन करो। बोर्ड को तो क्यों देख रहे हो आप कि बोर्ड में ये है बोर्ड में ही नहीं है, उससे क्यों आपको फर्क पड़ रहा है। पढ़ो, सब पढ़ना पड़ेगा बेटा। हाँ, एग्जाम में जब पढ़ के जाओ बोर्ड के लिए तो ये एक ऑप्शन है कि हाँ भाई आप टॉपिक छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो क्योंकि बोर्ड में नहीं आ रहा, लेकिन यार
कंपटीशन के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ऑब्वियसली जो हमारे जो रेसिस्टेंस यानी जो संधारित्र याद आ रहा है, प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में लगे हुए होंगे। ठीक है, मेरे लिए इतना कंफ्यूजिंग है तो तुम्हारे लिए कितना हुआ है, मुंह से बार बार वही निकल जाता है। तो ये हमने 3 प्रतिरोध लगा दी, डायग्राम की तो कभी कभी 12 बज जाती है। ये 3 प्रतिरोध लगाए समांतर क्रम में। क्या करना है भाई, एक ही बैटरी लगाई या सेल लगाया, तो सेल बनाया अपन ने, और एक एक की लगा दी, खत्म। अब क्योंकि तीनों के अंदर जो वोल्टेज है वो तो सेम ही है, तो वोल्ट मीटर तो एक ही लगेगा। समांतर क्रम में वोल्टेज हमेशा सेम होती है ना। तीनों में करंट अलग अलग है, क्योंकि तीनों में करंट अलग अलग है तो तीनों के लिए अलग अलग एमीटर लगाने पड़ेंगे। ये फटाफट से अपन तीनों में एक एक एमीटर चिपका देते हैं। यहाँ पे एक एमीटर लगाया, यहाँ पे अपन एक एमीटर लगाया, ये लगा दिया। यहाँ पे एक एमीटर लगाया, ये लगा दिया। यहाँ पे एक एमीटर लगाया, ये लगा दिया। तो तीनों के अंदर एक 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 एक, एक एमीटर लगा दिया। मान लो यहाँ से करंट फ्लो हुई, आई करंट फ्लो हुई। आई करंट 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, I1, I2, I3। मान लो 1 एम्पियर करंट घुसी थी, उसमें से 0.5 यहाँ चली गई, 0.2 यहाँ चली गई, 0.3 यहाँ चली गई, हो गया। तो तीनों का मिला करके 1। ठीक है, तो आई किसके बराबर होनी चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों, आवेश संरक्षण के नियम के लिए भाई। जितने आवेश अंदर एंटर करे उतने तो बाहर निकलेंगे ना, ऐसा थोड़ा नया आवेश उत्पन्न हो जाएंगे कहीं से। ठीक है, या कोई अंदर से उसको खाने के लिए बैठा है, ऐसा तो है नहीं। तो भाई यहाँ पे जितना करंट एंटर हुआ उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए आवेश संरक्षण के नियम के हिसाब से। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन तीनों की जगह एक सिंगल प्रतिरोध वो करना है, लगाना है। इसको अपन बोल देते हैं आर तुल्य। जैसे पहले बोला था, वही एक बैटरी लगाई, अब एक सेल लगाया, एक ही करंट है, एक काम करो एक ही एमीटर लगा डालो। ये लगा दिया अपन ने एक एमीटर, ठीक है ना। एक वोल्टमीटर और चिपकाया, ये लगाया एक और वोल्टमीटर, एक करंट इसमें फ्लो करवाई, आई करंट होती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो सीधी रामायण लिखनी पड़ेगी अपने को। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ, V वोल्ट की बैटरी के साथ, या V वोल्ट के सेल के साथ, कुछ भी लिख सकते हो, बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, जोड़ दिया। अब तीनों के अंदर जो धाराओं का मान है वो क्रमशः I1, I2, I3 होगा। ये चिपकाओ, अब लिखो। तो R1, R2 एवं R3 में धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3। अच्छा, भी तीनों में धारा भी हमें पता चल गई, I1, I2, I3 है। अब इसकी जगह रिप्लेस करना। अब जो चीज आपको पता अलग होती हुई निकालते हैं। जैसे अपने को पता है I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो अपने को I1, I2, I3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ओम के नियम से अपन जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V अपॉन R। इस हिसाब से हम यहां पे लिख सकते हैं I किसके बराबर होगा, V अपॉन R तुल्य, इस पर्टिकुलर प्रतिरोध के लिए जो हमें चाहिए। अब जो चीज अलग होती हुई निकालते तो अपन I1, I2, I3 की सेपरेट वैल्यूज निकालेंगे। तो अपन I1 निकाल देते हैं। तो R1 प्रतिरोध के लिए I1 किसके इक्वल हो गया, V अपॉन R1।
R2 किसके इक्वल हो गया? R2 के लिए I2 किसके इक्वल हो गया? V अपॉन R2 के। और इसी तरीके से R3 किसके लिए क्या हो गया? वो हमारे पास हो गया I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन I3। ये समीकरण नंबर 3। अब भाई टोटल करंट I1 I2 I3 के इक्वल होनी चाहिए। भाई गाड़ियां जितनी अंदर एंटर हुई थी उतनी तो बाहर निकलेगी ना। ऐसे तो नहीं टोल नाके वाले किसी गाड़ी को अंदर जब्त कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं भाई। अगर मान लो यहाँ पे 5 गाड़ियां गई, यहाँ पे 2 गाड़ियां गई, यहाँ पे 3 गाड़ियां गई, तो जब बाहर रोड से निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है 10 गाड़ियां वापस निकलेगी ना। ऐसा तो ना टोल नाके वाले गाड़ी को खा जाएंगे, है ना, बोले चलो आ जाओ साइड में गाड़ी खड़ो, गाड़ी खड़ी करो। ठीक है, इसका मान तो अभी अपन ने पढ़ा था V अपॉन R तुल्य के बराबर होगा, और इसका मान V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हाँ, इतनी बार 3 बन गया। हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यहां पर हमारे पास आ रहा है V अपॉन R तुल्य। तो भाई ये V से तो V गया, ओ भाई दोनों सफेद सफेद के योग कैसे चल रहे हैं? ओके, तो V से भाई आपका कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये लो आ गया फॉर्मूला, हो गया ड्राइव। खुश रहो, आबाद रहो। ठीक है ना, हो गया प्रूफ। तो यहां से अपन रूल बोल सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, उल्टा तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1 अपॉन R तुल्य को बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक, याद रखिएगा। चलो अब डाल दे एक नोट, अगर n प्रतिरोध हो जाए तो n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए 1 अपॉन R तुल्य किसके बराबर होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ब्ला 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 1 अपॉन R। ये आ गया पहला फॉर्मूला। आहा, टेढ़ा कैसे हो गई? हमें तुमसे प्यार कितना, यार ऐसे गाने ना गाए कक्षा में। चलो देख, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर सारे प्रतिरोध सेम हो जाए, यानी R1 R2 R3 सब बराबर हो जाए, सबको R मान लेते हैं, सारी कहानी सेम है, कुछ अलग नहीं है, तो उस केस में 1 अपॉन R तुल्य किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 ब्ला 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 n बार। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 10 बार हो तो 10/2, तो आंसर आ जाएगा यहां पर भी n/r। तो 1 अपॉन R तुल्य किसके बराबर हो गया? n/r। पर आप सब जानते हो मुझे 1 अपॉन R तुल्य तो कभी चाहिए नहीं था, मुझे तो R तुल्य चाहिए था, तो यहां से R तुल्य का मान निकला R/n। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, बादलों से गिर रहा है पानी। ठीक है, एक और चीज थर्ड पॉइंट में आपको और लिखवा देता हूं, दो प्रतिरोधों के लिए ये फॉर्मूला आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगा। 1 अपॉन R तुल्य निकालना हो दो प्रतिरोधों के लिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, एलसीएम ले लो, R1 R2 आ जाएगा, वज्र गुणा खट खट, R2 इधर R1 इधर, ये 1 अपॉन R तुल्य का मान है, तो R तुल्य का मान किसके बराबर हुआ? इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये कर देते हैं R1 R2 अपॉन, क्या फर्क पड़ना है सर, R1 प्लस R2 लिखो या R2 प्लस R1 लिखो, क्रम विनिमय के नियम की पालना तो करता है ये योग। ये लो आ गया फॉर्मूला। तो जब हमारे पास दो प्रतिरोध हो समांतर क्रम में तो हम ये फॉर्मूले को डायरेक्ट चिपकाएंगे, उत्तर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, प्रश्न करते हैं। चलिए पहला उदाहरण देखिए, ए व बी के मध्य
तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए अरे ये आपका 5 ओम है, ये आपका 5 ओम है और ये आपका 10 ओम। आपको बताना है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। चलिए बताइए, देखें कर पाते हैं आप नहीं कर पाते। पहला प्रश्न, आसान आसान से प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 10वीं कक्षा के लेवल के प्रश्न करा रहा हूं। पांच ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। बताइए, चलिए पहले वाले का आंसर आप लोगों को बताना है। मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट वाले के लिए आपको ऑप्शन दे देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट वाले का 4 आ रहा है, चलो आराम से सोचो, मैं आप लोगों को फर्स्ट वाले का एमसीक्यू के फॉर्म में आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आपको बताना है, स्टार्ट अ पोल। हाँ जी, ए वाले का आंसर आपको बताना है। अरे क्या है भाई, ए वाले का उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है हमारे पास, पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है 20 ओम, सेकंड उत्तर आपके पास है 5 ओम, थर्ड वाला है 10 ओम और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन सा उत्तर करेक्ट है। ए वाले का 5, जो भी आ रहा है आप ऑप्शन बताइए, सामने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे ऑप्शन। सोचो, समझो, उत्तर दो। मार्कर नहीं बोलते हैं इसको, कब सीखोगे सर आप। चलो, बहुत आसान सा प्रश्न था, पीछे चलते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम बना के दिया था मैंने आपको, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ा हुआ है मेरे से, उन सबको ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। बस वहां पे संधारित्र हुआ करते थे, यहाँ पे सिर्फ आपके पास प्रतिरोध, इतना सा ही चेंज है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको दिख रहा हो, मैंने वहां पे भी आपको बताया था, सबसे पहले आप सर्किट में श्रेणी और समांतर क्रम की ब्रांचेस ढूंढने की कोशिश करो। तो इसमें आपको श्रेणी क्रम में दिख रहा होगा, कैसे पता करोगे श्रेणी या समांतर क्रम, ये आपका नोड है, नोड के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब करंट जहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो हमेशा समांतर क्रम होता है। अब जो करंट इसमें चल रहा है वही करंट इसमें भी जा रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, बोले पहाड़ है पर फर्क क्या पड़ना है, करंट तो सेम ही है। तो इस डायग्राम को चाहे मैं ऐसा बनाऊं चाहे इस डायग्राम को ऐसा बनाऊं बच्चों, एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। देखो कुछ ऐसा डायग्राम दिया इन लोगों ने, मतलब मैंने, ठीक है। फर्स्ट वाले दोनों हो गए हमारे पास श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का आंसर होता है हमारे पास कुछ इस तरीके का। तो ये हो गया हमारे पास 10 ओम, 10 ओम, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में। अभी एक फॉर्मूला सीधा सीधा बताया था मैंने आपको, R/N लगा दो। आर तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, आर तुल्य बराबर हो जाएगा R/N के, यानी 10/2 के, 5 ओम। ये हमारा आर तुल्य का मान है। ठीक है, चलिए आगे कर चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट ये वाला है। अब इसके लिए मैं पोल वोल नहीं क्रिएट करा रहा हूं, चलो कराऊं क्या पोल, चलो करवा देता हूं, पर इस बार मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा ना, मैंने पहले वाले में कुछ ज्यादा लंबा टाइम दे दिया था मैंने। सब 5-5 ओम के, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 20 ओम, बी ऑप्शन है 10 ओम, सी ऑप्शन है 5 ओम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो पहले था वही है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या उत्तर है इसका। चलो बहुत आसान है,
ये दोनों आपको दिख रहे होंगे श्रेणी क्रम में, ये भी दिख रहे होंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी का हो गया हमारे पास 5 5 10, सीधा सीधा जुड़ता है 10 ओम 10 ओम। आर तुल्य दिख रहा है, इसमें क्या होगा आर बाय एन 10/2, क्योंकि 2 ब्रांचेस है तो आंसर आ जाएगा 5 ओम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बच्चे बोले सर लेवल बढ़ाइए प्रश्न का, तो चलिए लेवल बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए प्रश्न का। छः ओम 6 ओम 6 ओम और 8 ओम 8 ओम, 6 ओम, या चलो रुको 4 ओम 2। चलिए बताइए, ऐसे तो आसान ये भी है, इसमें से कुछ है नहीं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलो देखते हैं, सबसे आसान है प्रश्न। ये 8 ओम है, समांतर क्रम में सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास 4 ओम, 6 का हो गया 6/3 2। आए हाय, दिख रहा है प्रश्न का लेवल, महारद्दी आसान सा प्रश्न। ठीक है, ऊपर हो गया 6 ओम, नीचे भी हो गया 6 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है 6 ओम 6 ओम, आर तुल्य बराबर हो गया 6/2 यानी 3 ओम। ये लो आ गया आंसर, खत्म, गेम ओवर। 3 ओम करेक्ट आंसर है इसका।